सोमेश और मेरी शादी को 7 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक हमारी कोई औलाद नहीं थी। सोमेश तो मुझ पर भरोसा करती थी। मैं भांज थी, मगर मैंने सोमेश से झूठ बोल दिया था कि लेडी डॉक्टर ने कहा है कि हमारा बच्चा बहुत ही जल्द हो जाएगा। सोमेश ने भी मेरी हर बात पर विश्वास कर लिया था, लेकिन अब मैं और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोलकर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे सारी सच्चाई अपने पति को बता देनी चाहिए। अब मैं उसे और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। अपने पति को हकीकत बताने से पहले एक बार मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया था और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मम्मी कहने लगी, तुम ऐसा करो कि अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें छोड़ने का कभी सोचेगा भी नहीं। मम्मी की बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था, साथ ही दुख भी हुआ था। मुझे यही लगा कि मेरी मम्मी मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि मैंने उनकी बहुत बदनामी कराई थी। मैं गुस्से से बोली, मम्मी मुझे आपसे इस बात की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। इतना कहकर मैंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया था। शाम के समय जब सोमेश घर आए तो मुझे देखकर बोले, क्या बात है, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैं बोली, मेरी किस्मत में ही अंधेरा लिख दिया गया है, उस अंधेरा का क्या करूं? मैं तो उजड़ गई हूँ। सोमेश कहने लगा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारा पति तुम्हारे पास मौजूद हूँ। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर बैठे बिठाए तुम्हें क्या हो गया है? मैंने सोमेश को फिर सब कुछ बता दिया कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गई थी। उसने कहा कि तुम बांझ हो और अब तुम उम्र भर बच्चा पैदा नहीं कर सकोगी। मेरी बात सुनकर पल भर के लिए तो सोमेश के चेहरे पर उदासी उभर आई थी, लेकिन तुरंत ही उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं, मेरे लिए तुम ही काफी हो, मुझे तुम्हारे सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। सोमेश की तसल्ली देने पर मैंने अपना मूड ठीक कर लिया था, लेकिन एक दिन यह बात मेरी सास को भी पता चल गई और फिर उनका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई हुई थी। मेरी सास उनसे कहने लगी कि तुम मुझे कोई और अच्छी सी लड़की ढूंढ कर बताओ, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। हमारी पड़ोसन कहने लगी, तुम्हारी पहली बहू को क्या हो गया जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हो? तब मेरी सास बोली, वह बेचारी तो बांझ है, अब हमें तो अपनी नस्ल आगे बढ़ानी होगी ना, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करानी पड़ेगी। यह बात सुनकर मैं थर थर कांपने लगी थी। जब सोमेश घर वापस आया तो मैंने रो रो कर उसे पूरी कहानी सुनाई। सोमेश ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा करके बोला, मम्मी, मैं इसके अलावा किसी भी लड़की के बारे में सोच नहीं सकता और मुझे बच्चों से ज़्यादा अपनी पत्नी से मोहब्बत है। इसीलिए आज के बाद आप मेरी दूसरी शादी की चर्चा मत करना। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुन मेरी सास गुस्से से कहने लगी, मैंने तो आज तक ऐसा मर्द नहीं देखा जो अपनी पत्नी के इस कदर नाज नखरे उठाता हो। जबकि सोमेश की बातें सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि कितना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने दिल ही दिल में भगवान को धन्यवाद दिया कि सोमेश का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बनाए रखना। रात हुई तो प्यास लगी मुझे। मैं पानी पीने किचन में आई तो मेरी सास के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। मैं अपना नाम सुनकर चौंक गई। मैंने गौर किया तो वह अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी कि तुम चिंता मत करो, सोमेश को तलाक दिलवाकर मैं उसकी दूसरी शादी जरूर करवाऊंगी। तुम ऐसा करो कि उसके लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। यह बातें सुनकर मेरे दिल पर पहाड़ टूट गया था। मैं पानी पिए बगैर ही कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे अब अपनी मम्मी का ख्याल आया था, मगर पिछली बार उन्होंने जो मशवरा मुझे दिया था वह मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। वह मैं भी मेरी सास की तरह मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने ना चाहते हुए भी अपनी मम्मी को फ़ोन मिला दिया और मैं रोने लगी थी। मम्मी बोली, बेटा तुम कहाँ गायब हो गई थी?
क्या मेरे साथ बात करने को जी नहीं चाहता? मम्मी की बात सुनकर मुझे हैरत हुई। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी माँ मेरी खातिर तड़प रही थी। मैं कहने लगी, मम्मी, मेरी जिंदगी पहले तो बहुत अच्छी थी, मगर जब से मुझे इस बात का पता चला कि मैं बांझ हूँ, तब से हर समय मेरे सर पर तलवार लटकी रहती है। मेरी सास ने पड़ोसन से कहा कि मेरे बेटे के लिए दूसरा रिश्ता ढूंढो, तो कभी अपनी बेटी से कहती है कि इस बार बहू मैं अपनी पसंद की लेकर आऊं। तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। मम्मी, सोमेश बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मेरी खातिर अपनी माँ से भी लड़ जाते हैं, मगर आखिर तो एक मर्द ही है ना। कब तक मुझे अपने दिल की रानी बनाकर रखेगा? एक ना एक दिन तो उसे इस बात का एहसास हो ही जाएगा कि उसकी जिंदगी में भी एक बच्चा होना चाहिए और उसे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मम्मी कहने लगी, मुझे एहसास है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी। इसलिए तो तुम्हें उस दिन इस बात का मैंने बोला था कि तुम सुमेश की दूसरी शादी तुम खुद अपने हाथों से करवा दो। वह अपनी करोड़ों की जायदाद यूं ही तो छोड़कर नहीं जाएगा। जाहिर सी बात है, उसे वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वो दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचेगा। अगर तुम्हारे पति ने अपनी मर्जी की लड़की से शादी कर ली, तो फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। मेरी मानो तो किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करवा दो। वह तुमसे दब के रहेगी और तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी और कभी भी तुमसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करेगी। मैं इस समय बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही थी कि मैं खुद अपने ही हाथों अपने पति की शादी करवा रही थी, लेकिन यहाँ मेरी मजबूरी थी और मुझे सोमेश पर विश्वास था कि सोमेश का प्यार मेरे लिए कभी भी कम नहीं होगा। और इसीलिए मैं घर वालों से चोरी छुपे सुमेश के लिए लड़की ढूंढने लगी थी। मैं गांव की रहने वाली थी, गांव के चौधरी और सरपंच की इकलौती बेटी थी और मेरे माता पिता और भाई मुझ पर जान छिड़कते थे। मेरी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी, मगर मुझे सिर्फ एक बात की कमी थी, वो यह कि मेरा रिश्ता मेरे माँ बाप ने बचपन में ही तय कर रखा था और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय किया था उसका नाम राहुल था। उसने आज तक स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, जबकि मैंने बीए किया हुआ था। हमारे गांव में लड़की अगर बीए पास कर ले तो बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। और फिर राहुल बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था। शिक्षा तो मेरे भाइयों ने भी हासिल नहीं की थी, मगर फिर भी वह सुलझे हुए थे। बात करने का ढंग उन्हें आता था। मम्मी ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत ही अच्छी तरीके से की थी, लेकिन राहुल को तो अच्छे बुरे की तमीज तक नहीं सिखाई गई थी। गांव की हर दूसरी लड़की के साथ उसका चक्कर चलता था। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे बहुत नफरत हो गई थी। राहुल की एक बात और है जो मुझे बहुत बुरी लगती थी, वह ये थी कि गांव की हर दूसरी लड़की से चक्कर चलाने के बावजूद वह मुझसे मोहब्बत का दावा करता था। मुझसे कहता कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, और मैं राहुल से कहती कि तुम्हारे लिए तो गांव की सारी लड़कियां हैं, तो तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो वह कहता है कि कृष्ण तो सिर्फ राधा का होता है, बाकी तो सारी गोपियां हैं। एक बार राहुल मेरे लिए गांव के मेले से कांच की चूड़ियां लेकर आया था। राहुल की इन्हीं हरकतों से मुझे गुस्सा आता था। मैंने राहुल की लाई हुई चूड़ियां अपने पैरों के नीचे डालकर तोड़ दी थी। मेरी इस हरकत से मैंने पहली बार राहुल की आंखों में आंसू देखे थे, और राहुल की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ था। लेकिन राहुल इतना गिरा हुआ था कि अगले ही दिन उसे एक लड़की के साथ घूमते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। और फिर मेरे दिल में जो उसके लिए थोड़ी सी हमदर्दी जगी थी, वह भी खत्म हो गई थी। मम्मी पापा से बात करती तो वह कहते कि कोई बात नहीं, राहुल अभी बच्चा है, खुद ही संभल जाएगा। खैर, दिन इसी तरह से निकल रहे थे। तभी एक दिन मैं सहेलियों के साथ खेत में घूम रही थी कि मुझे शहर के कुछ लड़के दिखे जो छुट्टी मनाने गांव आए हुए थे। हालांकि मैं उन सबको नहीं जानती थी, लेकिन उसमें से एक लड़का ऐसा था जिसको देखते ही मेरी नज़र उस पर टिक गई थी। वो बहुत ही स्मार्ट था। खैर, मेरी सहेलियों ने मुझे छेड़ते हुए वापस अपनी जगह ला दिया और बोली,
वो शहरी बाबू हैं, हाथ नहीं आएंगे। फिर हम अपने अपने घर आ गए। फिर एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ निकली तो मेरी नज़र उस लड़के पर पड़ी। मैंने देखा वो भी मुझे ही देख रहा था। पहली ही नज़र में वो लड़का मुझे पसंद आ गया था और उस लड़के की आंखों की चमक बता रही थी कि मैं भी उसे पसंद आ गई थी। और फिर अगली ही दिन मैं खुद ही उससे मिलने चली गई थी। उसका नाम सुमेश था। उसके दोस्त अपने घर वापस चले गए थे, मगर सुमेश को अभी कुछ दिन और गांव में रहना था, इसलिए वो अभी वापस नहीं गया था। उसे गांव की आबो हवा बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए उसने पापा से अनुमति लेकर कुछ दिन यहीं रहने का इरादा बना लिया था। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया था और कहने लगा, मुझे भी आपका इंतजार था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने मम्मी के फ़ोन से उसे फ़ोन किया था और हम दोनों की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी थी। वह कहने लगा, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। तब मैंने उसे अपने मंगेतर राहुल के बारे में सब कुछ बता दिया था। वह मेरी बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। कहने लगा, वह तो बहुत ही अजीब इंसान है। मैं उसके साथ 2 मिनट खड़ा रहकर बात भी नहीं कर सकता। तुम उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारोगी? मैंने सोमेश से कहा कि तुम अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आओ। हो सकता है मेरे माता पिता को मुझ पर तरस आ जाए। सोमेश ने हामी भर दी और वह वापस शहर चला गया था और फिर पूरे 1 हफ्ते बाद अपनी बहन और अपनी माँ के साथ वापस लौटा था। उसने मेरा रिश्ता मांगा था, मगर मेरे पापा ने मना कर दिया था। मैं बहुत बेचैन हो गई थी। मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी मम्मी मेरा दिल बहलाने की कोशिश किया करती थी। एक दिन मैंने पापा से बात की और उन्हें अपना फैसला सुना दिया। मैंने उनसे कह दिया कि मैं राहुल से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा, मैंने राहुल की माँ को जबान दे रखी है और वह इस दुनिया में अब नहीं है। मैं राहुल की स्वर्गीय माँ से किया हुआ वादा इस तरह तोड़ नहीं सकता। पापा की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। पापा कहने लगे, कोई बात नहीं, वह समय के साथ ठीक हो जाएगा। औरत अगर अच्छी हो और वफादार हो तो आवारा लड़के भी ठीक हो जाया करते हैं। पापा यह कहकर बाहर निकल गए थे। मैंने उसी समय सोमेश को फोन किया था। मैं बुरी तरह से रो रही थी। वह कहने लगा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं सोमेश के साथ शहर भाग आई थी। मुझे मालूम था कि मेरे पापा की बहुत बदनामी होगी, मगर मैं मजबूर थी। मैं सोमेश को खोना नहीं चाहती थी। सोमेश ने मेरे साथ शादी की और मुझे अपने घर ले गया था। मगर जब सोमेश की माँ को पता चला कि सोमेश मुझे घर से भगा कर लाया है, तो वह कहने लगी, बेटा, तुम गांव की चौधरी का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। सुमेश भी एक करोड़पति बाप का बेटा था, मगर मेरी सास ज्यादा पुराने विचारों की मालिक थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने मेरे और सोमेश के बीच फूट डलवाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन सोमेश एक अच्छा पति साबित हुआ था। जिंदगी के हर मोड़ पर उसने मुझे इज्जत दी थी। यह भी भगवान की कृपा थी कि मेरे पापा और भाइयों ने मेरा पीछा नहीं किया था, नहीं तो मेरी जिंदगी नरक बन जाती। नरक तो अभी भी बनी हुई थी, क्योंकि मुझे इस बात का पता था कि मैं बांझ हूँ और बच्चा पैदा नहीं कर सकती। मुझे यही ख्याल आता था कि मेरे साथ यह सब मेरे माँ बाप की बददुआ का ही नतीजा हो तो नहीं है। अब मैंने अपने पति की दूसरी शादी करवाने की सोची थी। मैं अपनी सास की जिद के आगे अपनी जिंदगी तबाह होने नहीं देना चाहती थी। इसलिए मैंने अपनी सास के चोरी छुपे मोहल्ले की एक औरत को कुछ पैसे के बदले अपने साथ में लिया था। मैंने उससे कहा था कि तुम मुझे किसी मजबूर गरीब लाचार की सी लड़की का रिश्ता ला कर दो और इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और
उस औरत ने बड़े ही गुप्त रूप से मुझे अपने घर पर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं तो उसकी खूबसूरती देखकर ही दंग रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद का टुकड़ा है। रिश्ता कराने वाली वह औरत कहने लगी, यह लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। इसकी चाची कहती हैं कि यह जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। मैं तो लड़की की तस्वीर देखकर बोली, आंटी, मैं कभी भी अपने पति की शादी इस लड़की से नहीं करूंगी। उसका हुस्न तो देखो, मेरे पति तो इसके इश्क में पागल हो जाएगा। वह औरत कहने लगी, बेटा, यह रिश्ता बहुत ही अच्छा है, इसको हाथ से मत जाने दो। ये बहुत सीधी सादी सी लड़की है, तुम्हारे सामने दब कर रहेगी। मेरा जी तो नहीं मान रहा था, मगर मैंने उस नैनो नाम की लड़की का रिश्ता स्वीकार कर लिया था। मैं तस्वीर घर पर लेकर पहुंची तो बड़ा अजीब सा मंजर देखने को मिला था। मेरा पति सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि मेरी सास और ननंद उसके सामने बैठी हुई थी। मेरी ननंद बोली, भाई, आप एक बांझ लड़की के साथ जिंदगी को जीना चाहते हैं। मैंने और मम्मी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, तो तुम उससे शादी कर लो। जिस पर सोमेश बोला, आप दोनों अब बस भी करो। मैंने अपनी पसंद की शादी करके इतना बड़ा जुर्म नहीं कर लिया कि आप मुझे हर वक्त ताने देने रहती हैं। मैंने आपसे कह दिया है कि सीमा के अलावा मैं किसी को भी स्वीकार नहीं करूंगा। वह मेरी पत्नी है और मरते दम तक वह मेरी पत्नी रहेगी। जहाँ सास और ननंद की बातों ने मेरा दिल छलनी कर दिया था, वही सुमेश की बातें सुनकर मुझे बहुत हिम्मत मिली थी। मैं उनसे कुछ बोले बिना ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद सुमेश भी मेरे पीछे आ गया था। वह कहने लगा, तुम मम्मी और दीदी की बातों को दिल पर मत लेना। मैं बोली, आप दूसरी शादी कर ले। सुमेश मेरी बात पर हैरान हो गया। वह कहने लगा, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं आपको दूसरी शादी की इजाज़त दे रही हूँ, मगर आप मेरी पसंद की लड़की से शादी करेंगे, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। सुमेश कहने लगा, तुम्हारे अलावा मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता। फिर वह तुम्हारे पसंद की हो या फिर मम्मी की पसंद की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बोली, मुझे बच्चे की इच्छा है। आपकी शादी हो जाएगी तो हमारे घर में भी बच्चे होंगे। इस तरह से मेरी ममता को भी सुकून मिल जाएगा। सुमेश ने इनकार कर दिया था और कमरे से बाहर चला गया, जबकि मैं वहीं बैठी रोती रही। सच तो यह है कि मुझे बच्चों की कोई भी चाहत नहीं थी। मैं तो यह सब बस सुमेश को खोने के डर की वजह से कर रही थी। खैर, मुझे दिन मेरे और सुमेश के बीच नाराजगी रही थी, मगर मैंने उसे रो रो कर दूसरी शादी के लिए तैयार कर ही लिया था। मैंने नैना को अपनी सहेली बना लिया था और जिस दिन नैना मेरी स्वतंत्र बनकर मेरे घर आई थी, मेरी सास ने खूब हंगामा मचाया था। उन्होंने सोमेश के साथ भी बहुत लड़ाई की थी कि कम से कम दूसरी शादी तो मेरी मर्जी से कर लेते। सास को जलता हुआ देख वैसे तो मुझे सुकून मिल जाना चाहिए था, मगर मैंने वहाँ पूरी रात अंगारों पर गुजारी थी। मैं पूरी रात रोती रही थी। यह ख्याल मेरी रूह को छलनी करने के लिए काफी था कि जिस इंसान की आंखों में सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत हुआ करती थी, आज किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। जिस इंसान की बाहों में अब तक मैं सोती आ रही थी और उसकी बाहों में कोई और सो रहा होगा। पूरी रात करवटें लेते लेते गुजार दी थी। सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से निकल गई, क्योंकि मैं सुमेश से मुलाकात करना चाहती थी। मगर वह तो दिन के 11 बजने पर भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकला था। मैंने अपनी सौतन नैना से पूछा तो वह कहने लगी, सोमेश तो सो रहे हैं। मैंने उसकी तरफ घूरकर देखा और बोली, तुमने उसे जगाया नहीं? तब नैना रोने लगी थी और बोली, सोमेश ने मुझसे कहा है कि उन्हें यह शादी सिर्फ आपकी जिद की वजह से की है, पर अब मैं किसी भी तरह उन पर अपना हक ना जताऊं, नहीं तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देंगे। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं फिर से अपनी चाची के घर जाने का सोच भी नहीं सकती। मेरी चाची मुझ पर बहुत जुल्म करती है। रिश्ते कराने वाली आंटी ने सच में बहुत ही मजबूर सी लड़की ढूंढ कर दी थी। खैर, मैंने सोचा कि सुमेश मुझसे नाराज होंगी। खुद ही जब मूड ठीक हो जाएगा तो कमरे से बाहर निकल आएंगे।
मगर मेरी यह गलतफहमी थी। सुमेश की शादी को आज 1 हफ्ता होने को था, मगर वह अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकला था। मुझे अब अजीब सा ख्याल आने लगा था। इसलिए जब एक दिन नैना किचन में बिजी थी, तो मैं उसके कमरे में चली गई थी। सुमेश अपने मोबाइल पर बिजी था। कदमों की आवाज़ सुनकर बोला, "आ गई मेरी प्यारी नैना।" यह शब्द तो थे थोड़े, पर मेरे दिल पर आकर लगे थे। मैं वापस उन्हीं कदमों से वापस लौट आई थी। क्या सिर्फ 3 ही दिनों में नैना ने सुमेश को अपना बना लिया था? मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा दिल बहुत ही तड़प रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी ही थी, तब पता चला कि मेरी ननंद भी तो आई हुई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, "देखा तुम्हारी माँ कितनी सयानी है।" मैंने एक ही चाल चली कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। सीमा बेचारी को तो यह भी नहीं मालूम कि उसने अपने पति की शादी जिस लड़की से करवाई है, वह मेरी पसंद की लड़की थी। और फिर सुमेश भी नैना पर पहली ही नजर में फिदा हो गया था। यह सब तो इस लालची औरत की वजह से हुआ है, जिसने सीमा को बेवकूफ बनाया था। यह सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा था। फिर मेरी सास बोली, "मैंने सीमा को खाने में बच्चा न होने वाली इतनी गोलियां खिलाई है कि अब सच में वह बांझ हो चुकी है।" ये सब थे कि पत्थर जो मेरे शरीर पर वार कर रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ भागी, ताकि उसको बता सकूं कि आकर अपनी माँ और बहन की बातें सुनो। उन्होंने मुझ पर कितना जुल्म किया है। जब मैं सुमित के कमरे की तरफ गई, तो वह नैना से कह रहा था, "मैंने जज्बात में आकर बहुत ही गलत फैसला कर लिया था। जब मैं सीमा को भगा कर लाया था, तो शादी के कुछ ही समय बाद मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीमा के भाइयों को पता चल चुका था कि वह मेरे साथ आई है, इसलिए वह मुझे फोन करके धमकाते रहते थे कि मेरी बहन घर से भागी जरूर है, मगर अभी वह अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ख्याल नहीं रखा, तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं वहां रहकर आया था। मुझे पता है कि वह लोग कितने खतरनाक हैं, इसलिए मैं सीमा को छोड़ करने की सोच भी नहीं सकता था। अब मम्मी ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी पत्नी को पागल बनाया और उसी के हाथों मेरी शादी तुम्हारे साथ करवा दी। और मेरी जान नैना, तुम मुझे पहले ही नजर में भा गई थी। जिंदगी भर अब तुम मेरे साथ रहोगी। हाय, ये क्या सुन रही थी मैं? ये वही सुमेश था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया था। मैं दबे कदमों से सुमेश के कमरे में चली गई थी। वह मुझे अपने सामने देखकर हैरान हो गया था। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान लूंगी। मैं बोली, "सुमेश, अगर छोड़ना ही था तो यूं ही छोड़ देते। मुझे बांझ बनाना जरूरी था क्या? किसी इंसान से भगवान की दी हुई सौगात छीन लेना उसका खून कर देने के बराबर होता है। तुम सब ने मिलकर मुझे बेमौत मार दिया है।" इतना कहकर मैं उसके कमरे से निकल गई थी। वह मेरे पीछे आया था। वह मेरे कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था, मगर मैंने दरवाजा नहीं खोला। फिर उसी रात मैं सोमेश के घर से और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए निकल आई थी। मैं अब एक अनाथ आश्रम में रहती हूँ। मैंने सोमेश से अभी तक तलाक नहीं लिया, क्योंकि अब मुझे किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं था। तो फिर तलाक लेने का क्या फायदा? मैं मम्मी से फोन पर बात कर लिया करती हूँ। वह मुझसे मिलने भी आती हैं। वह मुझे घर ले जाना चाहती हैं, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अपने भाइयों और अपने बाप का सामना कर सकूं। अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहा रही थी कि तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मुझे देते हुए कहने लगा, "मैडम जी, ये लिफाफा एक आदमी आपके लिए देकर गया है।" उस लिफाफे पर नजर पड़ी तो मुझे पहला ख्याल सोमेश का आया था, और इस ख्याल के साथ ही बेतहाशा नफरत मेरे दिल में उमड़ आई थी। अब तो मुझे सोमेश के नाम से ही नफरत हो गई थी। अब मुझे खुद पर हंसी आती थी कि कभी मैंने सोमेश को दिलो जानो से चाहा था। जी चाहा कि वह लिफाफा उठाकर अभी बाहर फेंक दूं, और अपने इस ख्याल को पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ी ही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, सुमेश मेरे लिए इतना कब से मेहरबान हो सकता है कि वह मुझे कोई गिफ्ट भेजे। वह तो अपनी नैना में खोया हुआ है, और जो कुछ उसने उसकी माँ ने मेरे साथ किया है, उसके बाद तो मैं सुमेश से किसी बात की उम्मीद कर ही नहीं सकती थी।
कुछ सोचकर मैंने वह लिफाफा उस गार्ड से ले लिया और अंदर अपने कमरे में आकर बैठ गई। जहाँ लिफाफा खोला तो मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे के नीचे रह गई थी, क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां थी जो कभी मुझे राहुल ने दी थी। उन चूड़ियों को देखते ही राहुल का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो ना हो, यह चूड़ियां मुझे राहुल ने ही भेजी थी। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी और गार्ड से पूछा, तुम्हें यह किसने दिया? तो उसने बताया, जिस आदमी ने यह चूड़ियां दी थी वह कब का जा चुका है। लेकिन साथ ही उस आदमी ने यह भी कहा था कि अगर सीमा मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दे तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रख लेना और मुझे दे देना। यह टूटी हुई कांच की चूड़ियों के टुकड़े मेरी पूरी जिंदगी की पूंजी है। राहुल अचानक मेरे लब पर आया था। मेरी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। लोफर और लापरवाह राहुल का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। राहुल अभी भी मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन अब मैं किसी पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियों को हाथ में थामे वापस कमरे में आ गई थी और अगले दिन जब मेरी माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने राहुल के बारे में पूछा था और फिर उन्होंने राहुल के बारे में जो कहानी मुझे सुनाई उसे सुनकर मेरा दिल तड़प उठा था। मेरी माँ ने बताया, जिस दिन तुम सुमेश के साथ घर से भाग गई थी उस दिन राहुल बहुत रोया था। उसकी चीख से पूरा गांव अपना दिल थाम के रह गया था। वह बस राधा राधा पुकार रहा था। मुझे याद आया कि राहुल मुझे राधा ही तो कहता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वह एकदम बदल गया था। उसने अपने बाप की सारी जमीनों को बेचकर गांव में एक स्कूल खुलवाया था। उसे लगता था कि तुम अवश्य उसे अनपढ़ होने की वजह से छोड़कर गई हो। स्कूल में टीचर रखकर उसने गांव के बच्चों को फ्री में पढ़वाना शुरू किया था। साथ साथ शहर में अपना एक बिजनेस भी खड़ा किया था जो धीरे धीरे तरक्की करता गया। और अब भगवान की कृपा से राहुल के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन जितना उसके पास है उतना ही वह गरीबों को दान कर देता है। वह कहता है, कितने सारे पैसों को मैं अपने पास रखकर क्या करूँगा जब मेरे साथ मेरी राधा ही नहीं है। ना हंसता है ना बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब तुम्हारे पापा और मैं उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसकी इस हालत के जिम्मेदार हमारी अपनी ही बेटी है। राहुल के बारे में यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जल्द से जल्द राहुल से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल राहुल से मिलने के लिए मचल उठा था। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं राहुल को एक बार मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में चमक आ गई थी। कहने लगी, सीमा अगर तुम चाहो तो राहुल के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो। वह भी तुम्हारे इंतजार में है। लेकिन मैं अब कहाँ राहुल के काबिल थी। मैं तो एक बांझ औरत थी और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार राहुल से मिलकर उससे माफी मांगना चाहती थी कि मैं उसकी मोहब्बत को पहचान ना पाई और सोमेश को हीरा समझकर पत्थर से लिपट बैठी थी। मैं मम्मी के साथ राहुल के घर पहुंच गई थी। उस समय राहुल अपने घर पर नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर हॉल में बैठा दिया था। मम्मी और मुझे बैठे हुए काफी देर हो गई थी, लेकिन राहुल अभी तक नहीं आया था। तब मैं नौकर से पूछकर राहुल के कमरे में चली गई। साफ सुथरा कमरा कहीं से भी राहुल का नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह बहुत ही पढ़े लिखे इंसान का कमरा है। और फिर अचानक मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं वहीं पर दिल थाम कर बैठ गई थी। सामने ही दीवार पर शीशे की लगी फ्रेम में उन्हीं कांच की टूटी चूड़ियों के टुकड़ों से राधा लिखा हुआ था। इसका मतलब है राहुल मुझसे उसी समय से इतनी मोहब्बत करता था और मैं उसकी मोहब्बत को पहचान नहीं पाई थी। राहुल ने जब मुझे पहली बार चूड़ियां गिफ्ट की थी और मैंने उन्हें पैरों से कुचल कर तोड़ दिया था। राहुल ने उन चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रखा हुआ था और आज तक उन्हें संभाल कर रखे हुए है। आंखों से आंसू बह रहे थे और पता नहीं चला कब राहुल मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया था। और जब उसने राधा कहकर पुकारा तो मैं अचानक ही पलटी थी। वह तो अभी तो पहचान ही नहीं आ रहा था। वह लापरवाह सा राहुल कहीं खो गया था। मेरे सामने एक सज्जन व्यक्ति खड़ा था जिसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह पढ़ा लिखा नहीं है। मैं रोती हुई अचानक ही राहुल के सीने से लग गई। मैंने सारी मर्यादा तोड़ दी थी। मैं यह भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और राहुल से मेरा कोई संबंध नहीं था।
राहुल बहुत देर तक यूं ही खड़ा रहा और मैं राहुल के सीने से लगी रोती रही। मेरे मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, राहुल मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। बहुत देर बाद राहुल ने मेरे सर पर हाथ रखा था। उसने कहा, राधा, मैंने तुम्हें कभी भी कसूरवार ठहराया ही नहीं था। गलती तो मेरी ही थी जो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरा। मैं आंसू पोंछती हुई राहुल के सीने से अलग हुई थी। थोड़ी देर बाद राहुल बोला कि राधा, मेरे दिल के दरवाजे अभी भी तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं है, चाहे तो झांक कर देख सकती हो। एक पल के लिए राहुल के चेहरे पर वही शरारत उभर आई थी जो अब से 7 साल पहले हुआ करती थी। मैंने रोते हुए कहा, राहुल, अब मैं तुम्हारी मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। मैं सोमेश की त्यागी पत्नी और एक बांझ औरत हूँ। जिस पर राहुल ने कहा था कि राधा, तुम मेरे लिए अब से वही 7 साल वाली पहले वाली राधा हो जिससे मैं बेतहाशा मोहब्बत करता था और आज भी उतनी ही मोहब्बत करता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा और बांझ हो, लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हो सकती थी कि राहुल की जिंदगी में रोशनी भरने की बजाय उसकी जिंदगी में अंधेरा भर देती। मैं उसे बच्चों की खुशी भी नहीं दे सकती थी और सोमेश ने मुझे जो जख्म दिया था वह भी अभी ताजा था। पता नहीं क्यों मेरा दिल अब किसी मर्द पर विश्वास नहीं कर रहा था। मर्द ही तो मर्द ही होता है। कहीं ऐसा ना हो राहुल को भी कल बच्चों की चाहत होने लगे और वह मुझसे नजरें चुरा ले। मैं रोते हुए बाहर भाग गई थी और अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर अपने घर वापस आ गई थी। मेरे पापा और मेरे भाइयों ने भी मेरी हालत को देखते हुए मुझे माफ कर दिया था। अगले दिन फिर मैं राहुल मेरे पास आया था। उसने उदासी भरे शब्दों में कहा था कि राधा, मुझे नहीं पता था कि मेरी मोहब्बत इतनी खोखली है कि भगवान ने मुझे दूसरी बार मौका दिया और तब भी तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया। अगर आज तुमने मेरी मोहब्बत को नहीं अपनाया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। कभी लौट कर तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं तुम्हारे लिए चूड़ी लेकर आया हूँ। अगर तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है तो इन्हें पहनकर बाहर आ जाना, नहीं तो इन्हें तोड़कर उनके टुकड़े मेरे पास ले आना। यह कहकर राहुल चूड़ियां मैंने बेड पर रखकर चला गया था। मैं बहुत देर तक उन कांच की चूड़ियों को देखती रही। भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया था, एक सच्चे प्यार को पाने का मौका दिया था और अब मैं उस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने वहां चूड़ियां उठाई और अपने हाथों में पहनकर बाहर आई तो देखा राहुल मम्मी के साथ में बिजी था। मैंने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आते देख राहुल के चेहरे का रंग बदल गया था। वह शायद यही सोच रहा था कि चूड़ियों के टुकड़े करके लेकर आई हूँ। और जब मैंने उसके सामने आकर अपने हाथ सामने किए तो वह खुशी से उछल पड़ा था। उसने मम्मी का लिहाज किए बिना ही मेरे हाथों को चूम लिया था। मम्मी ने खास कर अपनी मौजूदगी का एहसास कराया था तो उसने जल्दी से मेरे हाथ छोड़ दिए थे। मैं हंसते हुए अपने कमरे में भाग गई थी। मेरी तरफ से हाँ होते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। उधर मेरे भाइयों और पापा ने सुमेश से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दे रखी थी। 1 हफ्ते में ही मेरा और सुमेश का तलाक हो गया था और अब मेरी शादी राहुल से हो गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी बहुत ही धूमधाम से की थी। ऐसा लग रहा था ये शादी मेरी पहली शादी है। शादी की खुशी क्या होती है वह मुझे महसूस हो रही थी। इससे पहले तो मैंने सोमेश के साथ बस कोर्ट मैरिज ही की थी। सुहाग की सेज पर बैठी मैं राहुल का इंतजार कर रही थी। बस राहुल के नाम से ही दिल धड़क रहा था और जब राहुल कमरे में आया था तो मैं और भी सिमट कर बैठ गई थी। फिर राहुल ने मुझे बाहों में भरते हुए मेरे कान के पास आकर कहा था कि राधा, मैंने तुमसे कहा था कि राधा कृष्ण की ही है, बाकी तो सब गोपियां हैं। तो मैंने शर्मा कर अपना सर उसके सीने से छुपा लिया था। राहुल ने भी कस कर मुझे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। राहुल के साथ मेरी जिंदगी कितनी हसीन हो जाएगी मैंने कभी सोचा नहीं था। राहुल की मोहब्बत के साए में 1 साल गुजर चुका था। मैंने राहुल को अपनी और सुमेश की सारी कहानी सुनाई थी। राहुल ने मेरा इलाज करवाना शुरू कर दिया था और डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई थी कि इसके बाद मैं मां बन सकती हूँ। फिर एक दिन मार्केट में शॉपिंग करते हुए मेरी मुलाकात सुमेश से हुई थी, लेकिन सुमेश के चेहरे पर जरा भी रौनक नहीं थी। मुझे देखते ही वह मेरे पास आया था
मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा था। कहने लगा, सीमा, मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया है उसकी सज़ा भगवान ने मुझे दे दिया है। मेरी माँ पैरालाइज हो गई है और अब वह बिस्तर पर पड़ी रहती है। मेरी माँ को पोता खिलाने की बहुत जल्दी थी और जब शादी के 1 साल बाद भी नैना प्रेग्नेंट नहीं हुई तो मैंने और नैना ने अपने अपने टेस्ट करवाया। इसमें नैना की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट में आया कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता। अब नैना दिन रात मुझे बांझ होने के ताने देती है। सीमा, मुझे तुम्हारी मोहब्बत बहुत याद आती है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी जिंदगी से जा चुकी हो, लेकिन बस एक काम कर सकता हूँ कि तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ। अगर तुम माफ़ कर सकती हो तो प्लीज़ ज़रूर कर देना। हो सकता है तुम्हारे माफ़ करने से मेरी ज़िंदगी के दुख थोड़े से कम हो जाए। मैंने कसकर राहुल का हाथ पकड़ा और राहुल की तरफ देखते हुए सुमेश से कहा था कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दे दिया तो फिर भला मैं कौन होती हूँ तुम्हें सज़ा देने वाली। और इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई थी। सुमेश हारे हुए जुआरी की तरह मुझे देखता रह गया था और मैं राहुल के साथ आगे बढ़ती जा रही थी, जहाँ आगे जिंदगी में मेरे लिए खुशियाँ ही खुशियाँ थी। उसके कुछ दिनों बाद ही मुझे खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह खबर सुनकर मैं और राहुल बहुत खुश थे। दोस्तों, कभी भी भावुक होकर अपनी जिंदगी से जुड़े निर्णय मत लीजिए। हमेशा सोच समझकर फैसले कीजिए और अपनी माँ बाप की जरूर सुनिए। हमारे माँ बाप हमारे लिए भगवान होते हैं और वो हमारा बुरा कभी नहीं सोचेंगे। अगर सीमा ने अपने माँ बाप की सुनी होती तो 7 साल उसने जो दुख भोगा शायद वो उसको ना भोगना पड़ता। दोस्तों, हमारी आज की यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।